देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। हमारे खास शो फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपके सामने लेकर आए हैं हम कई खबरें, लेकिन सबसे पहले गौर कर लेते हैं आज के सेगमेंट्स पर। और सबसे पहले शुरुआत होगी फिक्र का जिक्र से, उसके बाद जानना जरूरी है, और फिर होगा फिक्रनामा, उसके बाद फिक्र हेडलाइंस, फिर होंगी खबर पॉजिटिव, और फिर जो है सो है। सेगमेंट्स के बाद देखते हैं आज की आपकी फिक्र की बड़ी खबरें कौन सी हैं। आज आपको बताएंगे हिंदुस्तान का सुदर्शन चक्र, कॉप्स का असर, जिसके तैनात होने से दिखा ड्रैगन का बॉर्डर पर डर, और फिर आपको यह भी बताएंगे कि आज कितना पीछे हटा चीन और अब पीएलए को 72 घंटे क्यों घूरेगा भारत। जिसके बाद होगी आगे की मीटिंग। बात करेंगे चीन को चुभने वाली कामयाबी की। रोड है तो मुमकिन है, भारत ने बॉर्डर पर कैसे बनाया कामयाबी का रास्ता। खबर दक्षिण चीन सागर की भी होगी, और आपको बताएंगे कि यह दादागिरी का दी एंड है या फिर एक और विश्व युद्ध की चिंगारी। और फिर देश की सबसे शर्मसार कर देने वाली खबर, जिसमें खाकी के कत्ल में खाकी ही दागदार हो गई। करप्ट है सिस्टम, कौन जिम्मेदार। फिक्र की शुरुआत चीन की उस उस्तादी से जो चीन पर ही भारी पड़ने लगी है। भारत ने चीन के खिलाफ ऐसी रणनीति अपनाई कि उसके तंबू उखड़ने लगे, उसकी सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पीछे हटने लगी है, और उसके हथियार भी वापस गोदाम में जाने लगे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि खूनी झड़प के 20 दिन बाद चीन की सेना पीछे हटनी शुरू हो गई, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि अभी 72 घंटे तक हम पीएलए की हर हरकत को परखेंगे, फिर आगे की बात करेंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस लड़ाई को नवंबर तक ले जाना चाहते थे, लेकिन भारत ने ऐसी कमजोर नस दबाई कि चीन की सांस अटक गई। पहले तो भारत ने पूर्वी लद्दाख में सीधा मोर्चा लेकर उसे चौंकाया, सेना सीमा पर अड़ी रही। उसके बाद चीन को उसके सामान का बहिष्कार करके चौंकाया, और फिर चीन के 59 ऐप्स बैन करके उस पर ऐसा आर्थिक प्रहार किया कि कोरोना से कमजोर हो चुके जिनपिंग को कुर्सी जाने का खतरा सताने लगा। इन सब के बीच सबसे बड़ा फैसला था एलएसी पर सुदर्शन चक्र कॉप्स की डिवीजन को तैनात करना। और इससे पहले कि आगे बढ़े, आपको दिखाते हैं भारत का सुदर्शन चक्र जिसने ड्रैगन का गुरूर काट डाला। हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। ये महज इत्तेफाक नहीं था कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह पहुंचकर चीन को बिना नाम लिए भगवान कृष्ण की मुरली याद दिला रहे थे। हिंदुस्तान की मान्यताओं में बसा वही सुदर्शन चक्र आज भी जिंदा है, इंडियन आर्मी की शान बनकर, जिसका कोई काट नहीं है। और इंडियन आर्मी की ये शान लद्दाख में टकरा रहे शी जिनपिंग को भारत की क्षमता और चीन के दुस्साहस का अंजाम बताने के लिए काफी है। दरअसल ये पीएम की चीन को चेतावनी थी कि भारत ने एलएसी पर अपना सुदर्शन चक्र कॉर्प्स तैनात कर दिया है, और ये सुदर्शन चक्र भारतीय सेना की वो डिवीजन है जो पलक झपकते किसी भी दुश्मन पर वार करने के लिए तैयार रहती है। इस स्ट्राइक का मेन चार्टर दुश्मन देश की सीमा में घुसकर हमला करना होता है। और इसे सुदर्शन चक्र कोर के नाम से जाना जाता है, ठीक वैसे ही जैसे लेह की 14वीं कोर को फायर एंड फ्यूरी के नाम से जाना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी की एक आदत है, वो बातों बातों में दुश्मन को एक ऐसा संदेश दे देते हैं जिससे उसको समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। दरअसल सुदर्शन चक्र भी एक ऐसा ही संदेश था। उस दिन प्रधानमंत्री मोदी का सुदर्शन चक्र कहने का मतलब था कि भारत का वो सुदर्शन चक्र जो इंडियन आर्मी की वो स्ट्राइकिंग कोर है जो ऐसे इलाकों के अंदर या फिर दुश्मन पर वार करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। सबसे खास बात यह कि इस स्ट्राइक कोर के अंदर ना सिर्फ एयर डिफेंस सिस्टम, आर्टिलरी, बल्कि इन्फेंट्री ऐसे कॉम्बिनेशन में रहती है जिसका मकसद कभी भी ऐसे स्ट्राइक को अंजाम देना है। सुदर्शन कॉर्प्स की इस डिवीजन के अंदर आर्टिलरी भी होती है, इन्फेंट्री भी होती है और एयर डिफेंस भी होता है। और एलएसी पर इस घातक सेना की तैनाती ही जिनपिंग के होश उड़ाने के लिए काफी है।
हिंदुस्तान की ये सेना हर फन में माहिर है। ये दुश्मन पर चौतरफा हमला करती है तो दुश्मन की हवाई हमले का भी पता लगाती है और उसका जवाब भी देती है। लद्दाख में भारतीय सेना ने अपनी सबसे बड़ी सैनिक तैनाती कर रखी है, जिसका मकसद है एक साथ कई मोर्चों पर दुश्मन को जवाब देना। ना सिर्फ जमीन पर स्ट्राइक को अंजाम देना है, बल्कि अपनी एयर पावर को, एयर डिफेंस को भी मजबूत रखना है। इस समय एलएसी पर विवाद या तनाव बहुत ज्यादा चरम पर है। ऐसे में भारत को चीन से हर चीज में एक कदम आगे रहने की जरूरत है। यही वजह है कि भारत ने अपने इस सुदर्शन चक्र को एलएसी पर तैनात किया हुआ है, ताकि आने वाले वक्त में जब भी चीन गुस्ताखी करे तो उसका जवाब हमेशा दिया जा सके। जिनपिंग जानते हैं कि जब चीन कहीं नहीं था, तब इसी सुदर्शन चक्र कॉर्प्स ने 2 विश्व युद्धों में हाहाकार मचाया था। पहली बार अंग्रेजों ने 12 अगस्त 1917 को सुदर्शन चक्र कॉर्प्स बनाया था और इसके बाद पहले विश्व युद्ध में इस फोर्स ने टर्की को भारी नुकसान पहुंचाया था। पहले विश्व युद्ध के बाद इस डिवीजन को भंग कर दिया गया था और दूसरे विश्व युद्ध में फरवरी 1942 में यह डिवीजन फिर बना। दूसरे विश्व युद्ध में इसने ईरान और इराक में तेल के कुओं पर तैनात होकर पूरा गेम बदल दिया। सुदर्शन चक्र कॉर्प्स के इसी इतिहास से अब जिनपिंग कांप उठे हैं, क्योंकि इस घातक डिवीजन की तैयारी के बाद केवल पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना की कुल 4 डिवीजन पहुंच चुकी है, जबकि मई से पहले इस इलाके में केवल 1 डिवीजन तैनात थी। ले से सुमित चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। भारत ने 2 महीने में एलएसी पर सैनिकों की तैनाती की, 1 डिवीजन से बढ़ाकर 4 डिवीजन कर दिए और यह चीन के लिए एक सेटबैक से कम नहीं था, क्योंकि भारत की यह तत्परता, भारत की तैयारी दिखाती है। माना जा रहा है कि रविवार की रात भारत कहने से अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की बातचीत के बाद एलएसी पर तनातनी कम होनी शुरू हुई और उसका नतीजा ग्राउंड पर दिखने लगा। लेकिन अभी भारत ने यह स्वीकार नहीं किया है कि चीन पीछे हटा। इसको लेकर चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने एक बार फिर जहर उगलते हुए लिखा है, भारत चीन पर इतना अविश्वास करता है कि उसने अभी तक आधिकारिक तौर पर यह नहीं बताया कि तीसरी मीटिंग में क्या हुआ। उन्होंने इंतजार किया कि चीन सार्वजनिक तौर पर क्या कहता है। हालांकि भारत ने पहले ही साफ कर दिया है कि गलवान का धोखा दोबारा नहीं होने देंगे। पहले पीएलए को पूरी तरह परखेंगे और उसके 72 घंटे बाद आगे की बातचीत शुरू करेंगे। आपको बताते हैं एलएसी पर पीछे हटने की रणनीति क्या बनी। एलएसी पर कई बार ऐसी झड़पें हुई जब चीन की सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की और भारत की मिट्टी पर हक जमाने की कोशिश की। ये झड़प इतनी बढ़ी कि गलवान घाटी में 45 साल बाद खून बहा। देश के 20 वीर सैनिकों ने वीरगति पाई। लेकिन आखिर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को वो ही करना पड़ा जो वो नहीं करना चाहते थे। सूत्रों के मुताबिक ईस्टर्न लद्दाख के गलवान एरिया में एलएसी के पास भारत और चीन के सैनिक कुछ पीछे हटे हैं। 30 जून को हुई कोर कमांडर स्तर की मीटिंग में बनी सहमति के आधार पर गलवान एरिया में डिसएंगेजमेंट यानी सैनिकों का पीछे हटना शुरू हो गया है। चीन ने कई जगहों पर अपने कदम पीछे खींचने शुरू कर दिए। सबसे महत्वपूर्ण PP-14 पे चीन ने अपने स्थायी और अपने बंकर या अपनी दूसरी चीजें टेंट हटाने शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज थी वो थी हॉट स्प्रिंग और गलवान घाटी, जहां पर चीन ने अपने जो व्हीकल्स हैं या फिर अपनी जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं उनको भी पीछे हटाना शुरू कर दिया है। गलवान घाटी से इस मैप को देखिए। बताया जा रहा है कि चीन की सेना की ज्ञात पोजीशन क्लैश पॉइंट से 2 किलोमीटर दूर है और भारतीय सेना भी 2 किलोमीटर ही पीछे हटी है। यानी गलवान एरिया में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 यानी PP-14 के पास से ये मूवमेंट हुई है और ये वही एरिया है जहां पर 15 जून की रात को दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। यहां पर चीनी सैनिक भारत की परसेप्शन लाइन से आगे आ गए थे।
सूत्रों के मुताबिक गलवान, गोगरा और हॉट स्प्रिंग एरिया में भी चीनी सेना के भारी व्हीकल के पीछे की तरफ मूवमेंट देखी गई है। जून को हुई कोर कमांडर स्तर की मीटिंग में वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी तय की गई थी, जिसमें तय किया गया था कि एक कदम उठाने के बाद प्रूफ देखकर ही दूसरा कदम उठाया जाएगा। और अब 72 घंटे तक भारत की सेना चीन की सीमा पर निगरानी रखेगी और डी एस्केलेशन का दूसरा चरण इसके बाद ही शुरू होगा। ये कदम भारत और चीन दोनों तरफ से लिए गए थे, जिसका मकसद साफ था कि भारतीय फौज 15 जून का धोखा फिर नहीं खाना चाहती। इसके लिए पिछली मीटिंग में ही भारतीय सेना ने साफ कर दिया था कि जब तक चीन टेबल 1 की शर्तों को जमीन पर लागू नहीं करता और इसको सार्वजनिक रूप से नहीं मानेगा, तब तक भारत अगली मीटिंग नहीं करेगा। सीमा से आई इस खबर के पीछे भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच 5 जुलाई को फोन पर हुई बात को भी वजह माना जा रहा है। सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अजीत डोवाल और वांग यी के बीच पूर्वी लद्दाख में जारी गतिरोध पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों ने माना कि दोनों देश अपने नेतृत्व का सम्मान करेंगे, LAC से गतिरोध खत्म करेंगे और शांति बहाल करेंगे। दोनों पक्ष चरणबद्ध तरीके से अपनी अपनी सेनाएं पीछे हटाएंगे, LAC का सम्मान करेंगे और बॉर्डर पर यथास्थिति बहाल रखेंगे और दिल्ली से कूटनीतिक स्तर पर और सीमा पर मिलिट्री अफसर बातचीत जारी रखेंगे। लेकिन चीन का इतिहास बताता है कि वो पीछे हटता है और पीठ पर वार करता है। यही वजह है कि भारत चीन की ओर से उठाए गए कदमों को मॉनिटर करेगा और अगर चीन अपने वादे पर कायम रहा तो अगली मीटिंग में डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। भारत को चीन पर भरोसा नहीं है क्योंकि चीन की फितरत है पीठ में खंजर भोंकना, और चीन को रास्ते पर लाने का भारत ने पूरा इंतजाम कर लिया है। जिस वक्त LAC पर टकराव चल रहा है, उसी बीच सरकार ने सीमावर्ती इलाकों में सड़कों के लिए फंडिंग 4 गुना बढ़ा दी। भारत चीन सीमा से सटी 32 सड़कें तैयार करने का काम तेज कर दिया गया है। लद्दाख से लेकर उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक सड़क के साथ सुरंग और पुल बनाए जा रहे हैं। इससे चीन की बेचैनी बढ़ती जा रही है और उसने LAC पर भारत को उकसाना शुरू कर दिया है। लेकिन ड्रैगन का यह दांव उल्टा पड़ गया है। LAC तक जाती भारत की ये सड़कें ही हैं जिन्हें देखकर चीन के सीने पर सांप लौटने लगता है। चीन ने पिछले 7 दशकों में कभी नहीं चाहा कि भारत की हिमालय से कनेक्टिविटी इतनी मजबूत हो। जब भी भारत ने सड़कें बनाई, चीन ने हर बार टोका और अब LAC पर भारत के इस विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर ने चीन की नींद उड़ा दी है। पिछले 6 साल में भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों में 4760 किलोमीटर लंबा रोड नेटवर्क तैयार कर लिया है। सरहद के करीब से गुजरने वाली सड़कों पर 2014 से अब तक 14,450 मीटर लंबे पुल बनकर तैयार हो चुके हैं। इतना ही नहीं, भारत ने पहाड़ों को चीरकर 6 टनल बना लिए हैं, जिसे देखकर ड्रैगन के हाथ पैर फूल चुके हैं। सीमा की सुरक्षा को लेकर भारत की तैयारियों से चिढ़कर ही चीन LAC पर तनाव का माहौल बना रहा है और सच ये भी है कि सरहद पर टकराव बढ़ाकर चीन अपने डर को छिपाना चाहता है। चीन की रेड आर्मी के होश तो उस दिन उड़ गए जब भारत ने दारबुक, शोक और दौलत बेग ओल्डी को जोड़ने वाली 255 किलोमीटर लंबी सड़क तैयार कर ली। LAC के पास इस हाईवे के बनने से भारत की सामरिक शक्ति 2 गुनी हो गई और सरहद पर ड्रैगन के डर्टी गेम पर पानी फिरने लगा।
जल भुनकर चीन की रेड आर्मी गलवान घाटी में हाथापाई पर उतारू हो गई, लेकिन पासा भी पलट गया और भारत के जाबाजों ने देखते ही देखते ड्रैगन के पैर उखाड़ दिए। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होने से चीन परेशान है, खास तौर से डरबुक, श्योक, दौलत बेग ओल्डी रोड जो 255 किलोमीटर है उसके तैयार होने से चीन को बहुत परेशानी है। अब इन तस्वीरों को गौर से देख लीजिए। लद्दाख में बनी 255 किलोमीटर लंबी दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी सड़क तो सिर्फ एक मिसाल है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 17,800 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख के सासोमा को सासेर ला से जोड़ने वाली सड़क भी तैयार कर ली है। मानसरोवर सेक्टर में घाटी बागड़ और लिपुलेख के बीच सड़क बन चुकी है। उत्तराखंड में गुंजी, कुट्टी, जॉलिंगकोंग रोड और सिक्किम के डोकलाम में पक्की सड़क बनकर तैयार है। यानी चीन से लगी 4000 किलोमीटर लंबी सीमा पर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत हर संभव प्रयास कर रहा है। चीन को यही तैयारी अखड़ रही है और सरहद पर ड्रैगन की छटपटाहट साफ नजर आ रही है। दरअसल कई दशकों से चीन अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और सिक्किम जैसे एलएसी के इलाकों में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने की कोशिश करता रहा है और भारत सरकार और भारत अच्छे तरीके से जानता है कि अगर चीन को जवाब देना है तो उसके मुकाबले का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना ही जरूरी है। यही वजह है कि करीबन 70 से ज्यादा टैक्टिकल सड़क, पुलों या फिर ब्रिजेस का निर्माण पूरी तेजी से किया गया और यही बात चीन को लगातार चुभ भी रही है। सरहद पर चीन की हेकड़ी कई दशकों से जारी है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीन लगातार एलएसी पर भारत को उकसाता रहा है, लेकिन 2013 से 2020 के बीच सीमा पर चीन की गतिविधि तेज हो गई। 2018 से 2019 के बीच ये गतिविधि 50 से 60% बढ़ गई। एक तरफ वो अपने इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाता रहा और दूसरी तरफ भारत की सीमा में घुसने की नाकाम कोशिशें भी करता रहा। डोकलाम, डेपसांग, चुमार, गलवान और पैंगोंग सो में घुसपैठ की कोशिशें चीनी साजिश की गवाह हैं। जवाब में भारत सरकार ने सीमा से लगे इलाकों में बुनियादी ढांचे खड़े करने पर जोर लगा दिया। पिछले 4 सालों में सरकार ने एलएसी से सटे इलाकों में सड़क बनाने पर खर्चा 3 गुना बढ़ा दिया है। आंकड़ों के मुताबिक 2016 से 2020 तक केंद्र सरकार ने यह खर्च 4600 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 11,800 करोड़ रुपए कर दिए। 2017 से 2020 के बीच हर साल 470 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया गया, जबकि इससे पहले 2008 से 2017 के बीच हर साल सिर्फ 230 किलोमीटर सड़कें बनती रहीं। जहां 2008 से 2017 के बीच केवल एक सुरंग का निर्माण किया गया, 2014 से 2020 के बीच 6 सुरंगें बनाई गईं। बॉर्डर के नज़दीक या उससे पीछे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अच्छी तरीके से डेवलप हो तो मोबिलाइज करने में आसानी होती है, मोबिलाइजेशन जल्दी हो जाता है और जो जवान वहाँ हैं और जो भी फौज वहाँ पर है उसको मेंटेन करने में दिक्कत होती है। उनके पास रसद पहुँचाने में, एमुनिशन पहुँचाने में, साजो सामान पहुँचाने में काफ़ी मदद मिलती है। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना तो बहुत ही ज़रूरी है। नतीजा सबके सामने है। ये अपनी सरहद की सुरक्षा की तैनातियों का ही नतीजा है कि मई में जहां लद्दाख में सेना की केवल 1 डिवीजन तैनात थी, आज वहां 4 डिवीजन तैनात हो चुकी है। एक डिवीजन में 10,000 सैनिक होते हैं, यानी इस वक्त एलएसी पर 40,000 जवान चीन को चुनौती दे रहे हैं। तो ये सब कुछ मुमकिन हुआ है नए इंफ्रास्ट्रक्चर की बदौलत। इस प्रकार जैसे रोड हमारी बेहतर थी, डरबुक, श्योक, डीबीओ जो रोड हमारी काफी तैयार थी, जिसकी वजह से गलवान पर हम सैनिकों को तेजी से डिप्लॉय कर सके। तो सभी इलाकों में, चाहे वो लेह लद्दाख का इलाका है, चाहे उत्तराखंड का इलाका है, सिक्किम का इलाका है और या उत्तर पूर्व अरुणाचल का इलाका है, उत्तर पूर्व का इलाका, जहां भी चाइना के साथ बॉर्डर है, सभी जगह पर हमको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत है। सरहद पर देश की सुरक्षा की तैयारी के लिए केंद्र सरकार ने हर वो कदम उठाया है जो जरूरी था। 2014 में रफ्तार बढ़ाई गई। एलएसी से 100 किलोमीटर अंदर तक सड़क बनाने के लिए पर्यावरण संबंधी मंजूरी तुरंत दी गई। केंद्र से ग्रीन सिग्नल मिलते ही राज्य सरकारें ग्राउंड लेवल पर हर जरूरी सुविधा मुहैया कराती गईं।
बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के डीजी को जरूरी उपकरण खरीदने के स्पेशल पावर दिए गए। सड़कें बनाने के लिए जरूरी मशीनें खरीदने की छूट दी गई। बहुत जल्द तवांग को अरुणाचल प्रदेश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली सीला सुरंग भी तैयार हो जाएगी और फिर चीन की सीमा से सटे भारत के तवांग में भी कम समय में भारतीय सैनिकों का पहुंचना मुमकिन हो जाएगा। इसके अलावा भारत सरकार ने सीमावर्ती इलाकों में राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव और मरम्मत के लिए आवंटन 4 गुना बढ़ा दिया है। बीआरओ को अब इसके लिए 30 करोड़ रुपए के बदले 120 करोड़ रुपए मिलेंगे। अकेले लद्दाख में अब 589 करोड़ रुपए तक के काम को मंजूरी दी जा सकती है। पहले यह सीमा महज 72 करोड़ थी। यानी एलएसी पर ड्रैगन की हर चाल नाकाम करने की हमारी पूरी तैयारी है। भारत की सरहद की तरफ आंख उठाकर देखना अब चीन को बहुत महंगा पड़ने वाला है। हिंदुस्तान से लड़ाई छेड़ना चीन को बहुत महंगा पड़ा है। गलवान में चीन से खूनी झड़प में भारतीय सैनिकों ने अदम्य साहस और शौर्य दिखाया। उससे एक बात साबित हो गई कि हिंदुस्तानी फौजियों का लहू बर्फीली पहाड़ियों पर खौलता रहता है। अब यहां भारत ने अपनी सैन्य शक्ति और बढ़ा दी। हजारों सैनिकों की अतिरिक्त तैनाती की गई। मतलब सेना ने ठंड के दिनों में भी चीनियों से मोर्चा संभालने के इरादे से खुद को तैयार कर लिया। लेकिन यहां एक और चुनौती बड़ी है। और क्या है ये चुनौती, देखिए फिक्रनामा। से दूर 15 जून को गलवान में भारतीय सैनिकों ने धोखेबाज चीनी फौजियों को करारा सबक सिखाया। 11,000 फीट की ऊंचाई वाली चोटी पर हिंदुस्तानी शूरवीरों ने चीनी सैनिकों से 20 के बदले 40 का हिसाब चुकाया। इसके बाद चीन को सबक सिखाने के लिए भारत ने अपना स्टैंड और कड़ा किया। जिस एलएसी पर कभी बंदूकें भी नहीं तैनात की गई, वहां भारतीय फाइटर जेट गरजने लगे। भीष्म टैंक की तैनाती कर दी गई और सेना ने यहां 1 के बदले 3 डिवीजन तैनात कर दिए। भारत की भीषण तैयारी देख डिप्टी सुपर पावर का सपना देखने वाले चीन की हेकड़ी गुम हो गई। लेकिन आगे यहां चुनौती बहुत बड़ी है। चुनौती 14,000 फीट की ऊंचाई तक तैनात सैनिकों के लिए रसद पहुंचाने की है। भारतीय सेना में एक कहावत है कि एमेच्योर्स यानी अनुभवहीन रणनीति पर चर्चा करते हैं और प्रोफेशनल यानी अनुभव वाले लोग रसद पर यानी लॉजिस्टिक्स पर। आप इससे अंदाजा से लगा सकते हैं कि किसी भी सेना के लिए लॉजिस्टिक या फिर रसद कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इस समय भारत और चीन के बीच का विवाद चरम पर है। यानी वहां तैनात जवानों को पर तैनाती के लिए वहां पर लॉजिस्टिक या फिर रसद पहुंचाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसे भारतीय सेना बखूबी कर भी रही है। आपको बता दें कि लद्दाख की शीर्ष चोटी यानी 14,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर हिंदुस्तानी फौज की तैनाती इसलिए है ताकि चीन और पाकिस्तान दोनों मुल्कों से सरहद की हिफाजत की जा सके। -29 डिग्री यानी हड्डी गला देने वाली सर्दी में भी हमारे सैनिक दिन रात डटे रहते हैं और ठंड के दिनों में बर्फबारी शुरू होते ही 4 महीनों के लिए यानी अक्टूबर के अंत तक सड़क मार्ग बंद हो जाते हैं। इसलिए इससे पहले ही सैनिकों के लिए सारे संसाधन जुटाने होंगे। मोबिलाइजेशन जल्दी हो जाता है और जो जवान वहाँ हैं और जो भी फौज वहाँ पर है उसको मेंटेन करने में दिक्कत होती है। उनके पास रसद पहुँचाने में, एमुनिशन पहुँचाने में, साजो सामान पहुँचाने में काफ़ी मदद मिलती है। लद्दाख में चीन से लगती हुई 856 किलोमीटर की लंबी सीमा मई से पहले भारतीय सेना की एक डिवीजन लेह के पास तैनात थी और इसी डिवीजन के सैनिक सियाचिन से लेकर चुमूर तक के पूरे इलाके की निगरानी करते थे। लेकिन मई में तनाव शुरू होने के तुरंत बाद ही उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से 2 माउंटेन डिवीजनों को लद्दाख में तैनात किया गया। चीन की तरफ से भारी संख्या में सैनिकों की तैनाती के जवाब में भारतीय सेना ने फिर एक और डिवीजन तैनात कर दी।
इस डिवीजन की तैनाती के बाद सिर्फ पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना की कुल 4 डिवीजन हो गई। एक डिवीजन में 15 से 16,000 सैनिक होते हैं, यानी पूर्वी लद्दाख में इस वक्त करीब 60,000 भारतीय फौजी तैनात हैं। यहाँ पर कई रेजिमेंट्स ऐसी हैं जिनको 14,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात किया जाता है और अक्टूबर आते आते यहाँ पर टेम्परेचर रात में -15 डिग्री से -20 डिग्री तक पहुंच जाता है। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण होता है यहाँ पर बने रहना। इसके अलावा वो रेजिमेंट जिनको इन पहाड़ियों की ऊंचाइयों पर रखा जाता है, उनके पास कुछ हफ्तों के लिए राशन और रसद मौजूद होता है, लेकिन कुछ हफ्तों के बाद इन तक रसद पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती का भी बात होती है। इस वक्त जो 2 अतिरिक्त डिवीजन लद्दाख में हैं, उसमें से एक डिवीजन का इन इलाकों में ऑपरेशनल रोल नहीं रहा है। ऐसे में इन तक रसद पहुंचाना और भी मुश्किल काम है। यही वजह है कि सेना में इस गंभीर मुद्दे पर मंथन जारी है। सेना को अगले 6 हफ्तों में फैसला लेना है कि रसद आपूर्ति के हिसाब से कितने सैनिकों को सर्दी के दिनों में रिमोट इलाकों में तैनात करना है, क्योंकि अगर अतिरिक्त सैनिक सर्दी के दिनों में भी यहां तैनात रहें तो लॉजिस्टिक सप्लाई यानी उन तक रसद भेजने के लिए नई प्लानिंग करनी होगी। आपको बता दें कि सैनिकों को लॉजिस्टिक सप्लाई आर्मी के एडवांस विंटर स्टॉकिंग द्वारा गर्मी के समय में मुहैया कराई जाती है। लद्दाख में रसद की आपूर्ति 2 रास्तों श्रीनगर से लेह और मनाली रूट से की जाती है। दोनों रास्ते दिसंबर में बर्फबारी के चलते बंद हो जाते हैं। ऐसे में सेना की कोशिश होगी कि नवंबर तक जरूरी रसद की आपूर्ति कर दी जाए। हालांकि इमरजेंसी में वायुसेना के विमानों की सेवाएं ली जा सकती हैं, लेकिन हवाई मार्ग से लॉजिस्टिक सपोर्ट देना भी पूर्वी लद्दाख में चुनौतीपूर्ण है। इसकी वजह से एयरक्राफ्ट बहुत ज्यादा सामान के साथ टेक ऑफ करने में सक्षम नहीं है। खासकर कम तापमान में तो हालात और भी मुश्किल हो जाते हैं। अमेरिकी C-130J ग्लोमास्टर ही इन हालात में कारगर है। इसलिए यहां उड़ानों के लिए समय की भी पाबंदी है, क्योंकि दोपहर से पहले ही विमानों को लेह से बाहर उड़ना पड़ता है, क्योंकि दुर्लभ ऑक्सीजन के साथ तापमान में बढ़ोतरी विमानों के इंजन को प्रभावित करती है। और इन्हीं दिक्कतों के चलते सेना अगले 1.5 महीने की मेगा प्लानिंग कर रही है, ताकि तैयारी और तैनाती पर कोई असर न पड़ सके। भारत पहले भी अपना इरादा साफ कर चुका है। चाहे महीनों तक LAC पर PLA को अपने सामने से घूरना हो तो घूरते रहेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। शायद यही वजह है कि चीन ने अपनी विस्तारवादी तोप भूटान की ओर मोड़ दी है। जमीन के भूखे ड्रैगन ने अब भूटान की जमीन पर दावा ठोक दिया है और भारत को धमकी दी है कि वो इसमें टांग ना अड़ाए। माना जा रहा है कि भूटान के जरिए भी चीन भारत को घेरना चाहता है, क्योंकि भूटान के पूर्वी इलाके पर चीन का कभी कोई विवाद नहीं रहा है। 1984 से लेकर 2016 तक 24 दौर की बातचीत में कभी भी चीन ने इस मुद्दे को नहीं उठाया, लेकिन अब उसने अपना रुख बदल दिया। अपने पड़ोसियों के साथ भूमाफिया की तरह बर्ताव करने वाले ड्रैगन की नजर अब भूटान पर है। चीन ने अब पूर्वी भूटान में मौजूद सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्य जीव अभयारण्य पर अपना दावा कर दिया है। गौर करने की बात यह है कि भूटान का यह इलाका अरुणाचल प्रदेश की सीमा के करीब है। नए विवाद की शुरुआत 29 जून को हुई, जब सक्तेंग अभयारण्य को संयुक्त राष्ट्र के ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी यानी GEF के तहत मिलने वाले फंड पर विरोध जताया। चीन ने कहा अभयारण्य विवादित इलाके में आता है। भूटान चीन के साथ अपनी सीमा विवादों को लेकर हमेशा से खामोशी साधे रहा है। चीन के साथ भूटान का किसी तरह का राजनयिक संबंध नहीं है, लेकिन सक्तेंग अभयारण्य को विवाद में घसीटे जाने पर भूटान ने चीन को करारा जवाब दिया। भूटान ने भारत में चीनी दूतावास को एक आधिकारिक संदेश भेजकर चीन के बयान का विरोध किया। 4 जून को चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन और भूटान के बीच कभी सीमा निर्धारण नहीं हुआ। देश के पूर्वी, मध्य और पश्चिमी क्षेत्र में लंबे समय से सीमा विवाद चला आ रहा है। हैरानी की बात यह है कि दोनों देशों के बीच पूर्वी इलाके में कभी भी सीमा विवाद को लेकर बातचीत नहीं हुई।
चीन और भूटान ने सीमा विवादों पर 1984 से लेकर 2016 के बीच अब तक 24 दौर की बातचीत की है। इस दौरान बातचीत में केवल पश्चिम और मध्य इलाके के विवाद पर चर्चा हुई थी। इससे भी बड़ी बात यह कि सक्तेंग अभयारण्य को पहले भी इस तरह के अनुदान मिलते रहे हैं। 2018 से 19 में भी मिट्टी का कटाव रोकने से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर इसे अनुदान मिला था। चीन ने तब तक कोई विरोध नहीं किया था। चीन की एक पॉलिसी रही है बहुत समय से। माओ जेडोंग के टाइम में उन्होंने ये पॉलिसी बनाई थी कि पहले हमें तिब्बत के ऊपर कब्जा करना चाहिए, जो हथेली है, और उसके बाद 5 उंगलियां हैं उसकी, जिसमें अरुणाचल, भूटान, नेपाल, सिक्किम और लद्दाख शामिल है। कूटनीतिक जानकारों के मुताबिक ये चीन की नई चाल है। भारत और भूटान की दोस्ती दशकों पुरानी है। अपनी विस्तारवादी नीतियों की वजह से चारों तरफ से घिर चुका ड्रैगन अब भूटान के साथ भूमि विवाद खड़ा कर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। गौर करने की बात यह है कि 4 जून को दिए गए अपने बयान में चीनी विदेश मंत्रालय ने धमकी भरे अंदाज में कहा था कि किसी तीसरे पक्ष को चीन भूटान सीमा विवाद में उंगली नहीं उठानी चाहिए। माना जा रहा है कि चीन का इशारा भारत की तरफ ही था। हालांकि भारत ने अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। तक सवाल है तो वो समझता है जो वहाँ से ज़मीन हड़प लेगा, और भारत और भूटान की क्योंकि संधि है तो इसीलिए भारत को भी नीचे दिखा पाएगा, क्योंकि वो ये बता पाएगा भूटान को और पड़ोसी देशों को और पूरी दुनिया को। आपको याद होगा डोकलाम विवाद के समय भी चीनी सेना ने भूटान की जमीन पर निर्माण कार्य करने की कोशिश की थी, जिसके कारण भारत और चीन की सेना में टकराव की नौबत आ गई थी। उस वक्त सीमा पर 72 दिनों तक तनाव रहा था। डोकलाम विवाद के बाद भूटान और चीन के बीच किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है। जुलाई 2018 में चीन के उप विदेश मंत्री कॉन्ग शाओ भूटान के दौरे पर गए। भूटान के राजा, प्रधानमंत्री और दूसरे अधिकारियों से मुलाकात की, लेकिन दोनों देशों के बीच अब तक 25वीं सीमा वार्ता नहीं हुई है। सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य पर चीन की आपत्ति का जवाब देने के बाद भूटान को उम्मीद थी कि ये विवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन चीनी विदेश मंत्रालय के बयान से विवाद और गहरा हो गया है। भारत फिलहाल अभी वेट एंड वॉच के मूड में नजर आ रहा है। और आइए अब देखते हैं फिक्र हेडलाइंस। एनएसआर डोभाल की एंट्री से बैकफुट पर चीन, गलवान से उखड़े तंबू, 1 किलोमीटर पीछे हटी चीनी सेना। विदेश मंत्री से 2 घंटे बातचीत के बाद बनी सहमति। दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी का खेल खत्म। अमेरिकन नौसेना ने परमाणु हथियारों से लैस फाइटर जेट के साथ किया युद्धाभ्यास। ट्रंप का बयान, चीन ने जानबूझकर पूरी दुनिया का किया नुकसान। नेपाल के पीएम ओली को 48 घंटे की मिली मोहलत। चीन के दबाव में पार्टी ने 8 जुलाई तक टाली बैठक। राजदूत हाओ यांकी ने माधव नेपाल से कल की थी मुलाकात। एलएसी विवाद के बहाने सरकार पर हमलावर राहुल को जेपी नड्डा का जवाब, कहा सेना की बहादुरी पर सवाल न उठाएं, रक्षा मामलों की स्थायी समिति की बैठक में कभी नहीं हुए शामिल। एनआईए ने आतंकवादी गतिविधियों के लिए निलंबित डीएसपी देविंदर सिंह समेत 6 के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट। पाकिस्तानी हाई कमीशन के अधिकारियों से देविंदर का निकला कनेक्शन। दिल्ली हिंसा में बड़ा खुलासा, दंगा भड़काने से पहले बना था दंगों का रजिस्टर। दंगों से जुड़ी एक साजिश दर्ज। जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर मिरान हैदर के खाते में विदेशों से आया फंड। कानपुर शूटआउट का मुख्य आरोपी 3 दिन बाद भी फरार। सुराग देने पर पुलिस ने 2.5 लाख का रखा इनाम। शहीद जियो ने एसएसपी को लिखी चिट्ठी में गंभीर घटना घटित होने का किया था जिक्र। सुशांत सिंह केस में संजय लीला भंसाली से बांद्रा पुलिस स्टेशन में 3 घंटे चली पूछताछ। 28 लोग पहले ही दर्ज करा चुके हैं अपना बयान। दिल्ली में कोरोना के मरीज 1 लाख के पार। 24 घंटे में 1380 के आसपास नए केस। 48 मरीजों की गई जान। सीएम केजरीवाल ने जून के मुकाबले हालात को बताया बेहतर। 8 जुलाई से मुंबई में खुलेंगे होटल और लॉज।
और अब बात करते हैं एनकाउंटर की, जिसका मुख्य आरोपी विकास दुबे अभी तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। उस पर इनाम की रकम भी बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दी गई है, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है। 3 और पुलिस वालों को विकास की मदद के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन इस बीच बड़ा खुलासा हुआ है जो बताता है कि कैसे पुलिस के अंदर ही मौजूद विभीषणों की बदौलत उनकी धोखेबाजी से 8 पुलिस वाले शहीद हो गए। यह खुलासा बताता है कि कैसे पुलिस महकमे के अंदर कुछ वर्दीधारी अपराधियों के एजेंट बनकर काम करते रहे और बदमाशों के हाथों अपने ही लोगों की बलि चढ़वा दी। आठ जवानों की शहादत के बाद अब यूपी पुलिस गैंगस्टर विकास दुबे को ढूंढने के लिए खूब हाथ पांव मार रही है। जगह जगह पोस्टर चस्पा हो रहे हैं, लेकिन अगर पुलिस महकमा यही मुस्तैदी वक्त रहते दिखाता तो शायद बदमाशों की गोलियों से 8 पुलिस वालों के सीने छलनी नहीं होते। अगर इस वायरल हो रहे लेटर की माने तो आला अफसरों ने अपनी आंखें मूंद रखी थी। ऐसे दबंग कुख्यात अपराधी के विरुद्ध थाना अध्यक्ष द्वारा सहानुभूति बरतना और अब तक कार्रवाई न करना श्री विनय कुमार तिवारी की सत्यनिष्ठा पूर्णतः संदिग्ध है। अन्य माध्यम से भी जानकारी हुई है कि श्री विनय कुमार तिवारी का पहले से विकास दुबे के पास आना जाना और बातचीत करना बना हुआ था। अगर थानाध्यक्ष ने अपनी कार्यप्रणाली में परिवर्तन नहीं किया तो गंभीर घटना घटित हो सकती है, और वो अनहोनी 2 जुलाई की रात हो ही गई। उस पर जानकारी कैसे हुई कि पुलिस आने वाली है उसके पास? उसके पास फोन आया था। किसका? किसी का आया, थाने से। सुना आपने, विकास दुबे को थाने से फोन आया था और इस बात की तस्दीक करने वाला यह शख्स विकास दुबे का गुर्गा दयाशंकर है, जो 2 जुलाई की रात उस रात खूनी खेल में शामिल था और अब पुलिस के हत्थे चढ़ा है। दयाशंकर के मुताबिक दबिश की जानकारी 5.5 घंटे पहले विकास को फोन से मिली थी, जिसके बाद विकास ने सभी दरवाजे खिड़की बंद करने का आदेश अपने गुर्गों को दिया और फोन कर असलहाधारी लोगों को जुटाकर उन्हें अपने मकान के आसपास 3 दिशाओं में छतों पर तैनात कर दिया था। गैंगस्टर विकास दुबे ने पुलिस पर घात लगाकर हमला करने की पूरी प्लानिंग एसओ विनय तिवारी की मुखबिरी के आधार पर की थी, जिनकी शिकायत शहीद देवेंद्र मिश्रा ने न सिर्फ एसएसपी को लेटर लिखकर किया था, बल्कि कई बार उन्हें फोन करके भी की थी। इस बीच शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा का लेटर सामने आने के बाद मामले में डीजीपी मुख्यालय ने जांच के आदेश दिए हैं। वो लेटर जो उन्होंने तत्कालीन एसएसपी अनंत देव को लिखा था, जो मौजूदा डीआईजी एसटीएफ हैं, जांच रिपोर्ट आने के बाद डीजीपी आगे की कार्रवाई करेंगे। और अब देखते हैं जो है सो। और अब पूरी दुनिया में कोई नहीं बचा जो कह सके कि मैंने अल्कोहल को कभी हाथ भी नहीं लगाया। सैनिटाइजर के सामने सब मजबूरी में हाथ जोड़े नजर आए। कई लोगों ने उस दौर में जब बोतल नहीं मिल रही थी, सैनिटाइजर सूंघ कर खुद को तसल्ली दी थी, जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका के विरह में उसके परफ्यूम में उसका वजूद तलाशा करता है। अब हाल यह है कि लगा चुकने के बाद मास्क की ढाल पहनकर घर पहुंचते हैं और घर वाले की नाक से जाकर भभका टकराया तो फौरन चुप रहने का इशारा करते हैं और फुसफुसाकर सफाई देते हैं, सैनिटाइजर कुछ ज्यादा आ गया था हाथों में, वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। कई भरोसा कर भी लेती हैं, क्योंकि उन्होंने देखा होता है अपना सैनिटाइजर हो तो पुच, किसी दूसरे का हो तो पुच पुच पुच, बाकी तो जो है सो है। TV9 नेटवर्क 6 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती। 56 crore impressions. India's #1 news network. TV9 network.